विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी तरीकों से अपने पढ़ाई को कंटिन्यू किए होंगे। तो चलते हैं आज के इस नए फिजिक्स के लेक्चर में, जहां मैं आपको उसी सीरीज को, फिजिक्स के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आगे मैं आपको प्रकाश की विशेषता, पांच चार विशेषताओं के बारे में मैंने चर्चा किया था। अब मैं पांचवा विशेषता के बारे में बता रहा हूं। हालांकि विशेषता वाला जो टॉपिक है थोड़ा लंबा है, इसलिए क्योंकि इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं। हालांकि मैं लिखाना चाहता तो 10 मिनट में विशेषता लिखा करके खत्म कर देता, लेकिन इससे संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं, वो क्वेश्चन को आप लोग को क्वेश्चन ढूंढने के लिए कहीं दूसरे सोर्स को ना अपनाना पड़े, दूसरे यूट्यूब चैनल पर ना जाना पड़े, दूसरे बुक को ना अपनाना पड़े, इसलिए मैं तमाम क्वेश्चनों को यहीं पे करवा दे रहा हूं, ताकि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी दिक्कत ना होगी। क्योंकि इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन आपके न केवल 10th के एग्जाम में, 10th के आसपास या 12th के आसपास जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, अथवा आगे का भी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उसमें पूछ लिए जाते हैं, और 12th का भी ये टॉपिक है। ठीक है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे प्रकाश की विशेषताओं के बारे में विस्तार पूर्वक बता दे रहा हूँ। ठीक है, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग, मैं 100% नहीं बल्कि 110% दावा करता हूँ कि आपको सभी के सभी क्वेश्चन बनाने के लिए आप लोग क्या रहेंगे, योग्य रहेंगे। तो चलते हैं आज के इस नए लेक्चर में, जहां मैं आपको सबसे पहले प्रकाश के पांचवी विशेषताओं के बारे में चर्चा करूंगा कि प्रकाश की पांचवी विशेषताएं क्या है। ठीक है, तो देखिए पांचवी विशेषताएं में आपको, इससे पहले एक आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग जो भी हमारे लेक्चर को देख रहे हैं, एक क्रमबद्ध तरीके से लेक्चर को देखिए, ताकि आपको देखने में भी अच्छा लगेगा और पढ़ने में भी मन लगेगा और समझिएगा भी बहुत गहनतापूर्वक। नहीं तो क्या होगा, अगर बीच बीच से आप पढ़ रहे हैं तो आपको भी दिक्कत होगा। और मेरे क्लास को शुरू करने से पहले आप लोग एक नोटबुक ले लीजिए, एक फिजिक्स का स्पेशल कॉपी बना लीजिए और एक कलम अच्छा सा रखिए, और उसमें अच्छे से सुंदर राइटिंग के साथ आप लोग इस स्लाइड को नोट्स करते जाइए। ठीक है, और मैं इतना आपको लास्ट तक में थ्योरी दे दूंगा कि आपको कहीं भी ऑब्जेक्टिव का भी तलाशना नहीं पड़ेगा, किसी दूसरे यूट्यूब चैनल अथवा किसी अन्य सोर्स को अपनाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। ठीक है, अब पांचवा विशेषता के बारे में मैं पढ़ लेता हूँ। प्रकृति में सबसे अधिक वेग या चाल, प्रकृति में सबसे अधिक वेग या चाल, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, यानी कि समय के साथ तय की गई दूरी, यानी आप कितना समय में कितना दूरी तय करते हैं, वही आपका क्या हो गया, चाल हो गया। और वेग क्या होता है, एक निश्चित दिशा में समय के साथ तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं अथवा वेग कहते हैं। वेग या चाल सामान्य था, दोनों का मतलब समान है, लेकिन वेग एक निश्चित दिशा में चला गया चाल है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। प्रकृति में सबसे अधिक वेग या चाल या गति, गति भी इसको लिख लिया, क्योंकि गति के अंतर्गत ही चाल आता है। आप दौड़िएगा, गति वो भी गति है, और कितना वेग या चाल से दौड़िएगा वो भी एक गति का टाइप ऑफ गति ही है। ठीक है, तो प्रकृति में सबसे अधिक गति, वेग या चाल किसका होता है, तो प्रकाश का। आप लोग के कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा गया और आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि प्रकृति में सबसे अधिक वेग या चाल किसका होता है, प्रकृति में सबसे अधिक वेग या चाल होता है प्रकाश का होता है। ठीक है, अब यानी इससे आप समझ सकते हैं कि दुनिया में कोई भी ऐसा चीज है, चाहे आप हवाई जहाज को देखते होंगे या ट्रेन को देखते होंगे, या हवाई जहाज अथवा ट्रेन, कोई भी वायुयान या कोई भी फाइटर प्लेन, कुछ भी को आप देखते होंगे, तो सबसे अधिक चाल जो है प्रकृति में वह किसका है, प्रकाश का। अब कितना चाल है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे हम। अब उसके बारे में देखिए, इस गुणधर्म से रिलेटेड मैं कुछ नोट्स दिखाया हूं जो आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो प्रकृति में प्रकाश का सबसे अधिक वेग या चाल निर्वात में होता है। आप लोग ये तो जान गए कि प्रकृति में सबसे अधिक चाल किसका होता है, तो प्रकृति में सबसे अधिक चाल प्रकाश का होता है। यानी पूरे विश्व में, पूरे प्रकृति में सबसे अधिक तेज दौड़ सकता है तो कौन दौड़ सकता है, वह प्रकाश दौड़ सकता है। ठीक है, और कहां दौड़ सकता है, अब मान लीजिए कि हम बोल रहे हैं कि अगर हम सबसे अधिक तेज दौड़ रहे हैं तो कहां दौड़ रहे हैं, पानी में दौड़ रहे हैं या स्थल पे दौड़ रहे हैं या गैस में, कहां दौड़ रहे हैं। तो प्रकृति में जो प्रकाश है सबसे अधिक कहां चलता है, अंतरिक्ष में चलता है। अंतरिक्ष में कहां पर, जहां पे निर्वात होता है। निर्वात अंतरिक्ष का वैसा जगह होता है जहां पे कोई भी माध्यम नहीं होता। मैंने पिछले लेक्चर में बता चुका हूं आपको कि माध्यम तीन ही प्रकार के होते हैं, एक होता है ठोस माध्यम होता है, एक होता है द्रव माध्यम होता है, एक गैसीय माध्यम होता है। तो जहां पे निर्वात पाया जाता है प्रकृति में, अंतरिक्ष में, वहां पे कोई भी माध्यम उपस्थित नहीं रहता है। ठीक है, वहीं पर जो है प्रकाश का वेग क्या होता है, सबसे अधिक होता है। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार का वैद्युत चुंबकीय तरंग है और उसको चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है।
और वह माध्यम रहने पर भी चलेगा और माध्यम ना रहे फिर भी चलेगा। तो मैंने उस वक्त निर्वात का जिक्र किया था, अंतरिक्ष का जिक्र किया था। तो प्रकृति में प्रकाश सबसे अधिक तेज कहां पर दौड़ सकता है? तो सबसे अधिक तेज कहां पे दौड़ता है? तो निर्वात में दौड़ता है। सबसे अधिक कहां कहां किस कितने सबसे अधिक वेग से कहां चलता है? निर्वात में चलता है। निर्वात का इंग्लिश वैक्यूम होता है, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। अब बताइए, अब ये आप सोच रहे होंगे कि निर्वात में कितना तेज से दौड़ता है, तो ये भी अगला नोट से आपको क्लियर हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश का चाल, निर्वात में प्रकाश का चाल या वेग 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। अब 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड का क्या मतलब है? इसको देखिए, अगला अगला इस पूरा लाइन में पढ़ ले रहे हैं। 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड अथवा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। इसका ये इसका जो है ये सरल रूप में लिखा गया है कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। 10 के पावर 8 का मतलब है, देखिए 10 के पावर 8 का मतलब होगा कि आप 1 पर 8 को जीरो दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, ठीक है। ये पूरा 10 करोड़ हो जाएगा। लेकिन आपको लाख तक करके उसके बाद क्या होता है कि उसको किलोमीटर में यहाँ पर किलो डाल दिया गया है। किलो का मतलब होता है क्या? 10 के पावर 3 यानी 1000 होता है, ठीक है। तो इधर 5, 1 पर 5 को जीरो हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया, 3 को जीरो ये हो गया गुना में। देखिए इसका मतलब हो जाएगा, ये लाख हो गया, कितना लाख? 3 लाख हो जाएगा। और इसका मतलब हो जाएगा किलो, और मीटर पहले से ही दिया गया, क्या हो जाएगा? किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो इसी को सरल भाषा में लिख दिया गया है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी प्रकाश का जो चाल है प्रकृति में, वह 1 सेकेंड में, प्रकाश जो है 1 सेकेंड में अंतरिक्ष में कितना किलोमीटर तय करता है? 3 लाख किलोमीटर। समझ लिए, अभी तक वैज्ञानिक द्वारा ऐसा कोई भी उपकरण, कोई भी यंत्र, कोई भी विमान नहीं बनाया गया है जो 1 सेकेंड में कम से कम 2000 किलोमीटर भी तय कर ले, ठीक है। लेकिन प्रकाश जो है 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर दूरी तय कर लेता है, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। तो निर्वात में प्रकाश का चाल या वेग 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। आप लोग इस चीज को याद रखिएगा। अब निर्वात में हो गया है तो आप लोग सोच सकते हैं कि वायु में कितना होगा, हमारे आसपास का जो वातावरण है उसमें प्रकाश का चाल कितना होगा। तो देखो, निर्वात और वायु दोनों में लगभग प्रकाश का चाल लगभग समान ही होता है। लेकिन अगर एग्जैक्ट पूछा जाए तो निर्वात से हल्का कम होता है, बहुत कम होता है, थोड़ा सा अंतर रहता है। इसलिए मान लिया जाता है कि जो चाल प्रकाश का निर्वात में है वही चाल क्या होगा? वायु में। इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूं साफ साफ कि वायु में प्रकाश का चाल लगभग 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड ही होता है। देखिए ये एक्यूरेट मान है, ये क्या है? ये एक्यूरेट मान है। और ये जो है लगभग, लगभग मतलब क्या? थोड़ा सा कम हो सकता है, थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो पर वायु में प्रकाश का चाल कितना होगा? लगभग 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, यानी लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड के ही आसपास होता है, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। और आपके बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि प्रकाश का जो चाल है वह जल में कितना होता है? जल यानी द्रव में। जल क्या है? जल एक प्रकार का द्रवीय माध्यम है। क्या है? द्रवीय माध्यम है, जिसमें मैं इससे पहले 3 माध्यम के बारे में बताया था, गैस, द्रव और ठोस। तो जल उसमें क्या है? एक द्रवीय माध्यम है। तो द्रवीय माध्यम में विशेषकर जल में जो है प्रकाश का चाल कितना होता है? करीब 2.25 गुने 10 टू द पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। यानी ये इतना दूरी जो है वह 1 सेकेंड में तय कर लेता है। इतना दूरी कितना सेकेंड में? 1 सेकेंड में तय कर लेता है, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा, ये फैक्ट है और फैक्ट को आप याद कर लीजिएगा। अब अगला हम नोट्स के बारे में चर्चा करते हैं। प्रकाश का चाल सबसे कम हीरा में होता है। आप लोग ये सोचते हैं, जैसे मैंने पिछले नोट्स में बता दिया हूं कि प्रकाश का चाल प्रकृति में सबसे अधिक कहाँ होता है? तो ये निर्वात में होता है। तो आपके माइंड में ये भी आता होगा कि सर प्रकाश का चाल जब सबसे अधिक निर्वात में होता है तो बताइए प्रकाश का चाल सबसे कम कहाँ होगा? तो प्रकाश का चाल बाबू सबसे कम होता है ठोस में। और ठोस में भी किस प्रकार के ठोस में? तो हीरा में। हीरा देखिए प्रकृति का सबसे कठोर वस्तु माना जाता है। हीरा जो है, याद रखिएगा, हीरा प्रकृति का सबसे कठोर वस्तु माना जाता है, कठोर पदार्थ माना जाता है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है, इस चीज को याद रखिएगा। हालांकि आगे मैं लिखाऊंगा, जब अपवर्तनांक पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं लिखाऊंगा इस चीज को। अगर आप अभी नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, ठीक है। तो प्रकाश का चाल प्रकृति में सबसे कम कहाँ होता है? तो प्रकाश का चाल प्रकृति में सबसे कम होता है हीरा में होता है। हीरा एक प्रकार का ठोस है। हीरा में ही क्यों होता है? क्योंकि प्रकृति में सबसे अधिक अपवर्तनांक, प्रकाश का चाल जो है वो अपवर्तनांक पर भी निर्भर करता है। जितना अधिक अपवर्तनांक होगा उतना ही अधिक प्रकाश का चाल क्या होगा? कम होगा।
तो प्रकृति में हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वह सबसे अधिक होता है। कितना होता है? 2.42। लिख लीजिएगा आप लोग, हालांकि इसको मैं आगे लिखा होगा। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। ये हीरा का अपवर्तनांक होता है। अपवर्तनांक जो होता है वह बीमा विहीन और मात्रक विहीन राशि है, यानी इसका कोई बीमा नहीं होता है और ना ही इसका मात्रक होता है। ये भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है, लिखना चाहिएगा, नहीं तो मैं आगे इसको बताऊंगा ही। तो प्रकाश का चाल प्रकृति में सबसे कम होता है, हीरा में होता है। क्यों होता है? क्योंकि हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। दूसरे शब्द में आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि हीरा प्रकृति का सबसे क्या है? कठोर पदार्थ है, इसलिए प्रकृति में सबसे कम जो है चाल कहां होता है? प्रकाश का, हीरा में ही होता है। अब आगे हम चर्चा करते हैं। आगे देखिए, आगे आपको कभी कभी ऐसा भी पूछ सकता है कि प्रकाश का चाल है, निम्नलिखित में बताइए, क्रम को दर्शाइए कि प्रकाश का चाल सबसे अधिक सबसे ज्यादा किस में होगा, सबसे कम किस में होगा। तो इस उद्देश्य से, हालांकि ये थोड़ा हाई लेवल का टॉपिक हो गया, ये सामान्यतः कंपटीशन में पूछा जाता है, लेकिन मैं आपको बता दिया हूं ताकि आपको ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, ठीक है। तो प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है निर्वात में, और निर्वात के बाद कहां होता है? सबसे अधिक गैस में होता है। गैस के बाद सबसे अधिक प्रकाश का चाल कहां होता है? द्रव में होता है। जैसे कि मैंने बताया था कि निर्वात में प्रकाश का चाल इतना ही होता है। और वायु, वायु मतलब गैस, वायु क्या होता है? बहुत सारे गैसों का मिश्रण होता है। तो वायु में प्रकाश का चाल लगभग उतना ही होता है, लेकिन निर्वात से क्या होता है? कम होता है। इसलिए मैंने लिखा है सबसे अधिक निर्वात में। अगर निर्वात ऑप्शन में ना रहे तो प्रकाश का चाल सबसे अधिक कहां होगा? गैस में। अगर गैस भी ऑप्शन में ना रहे तो प्रकाश का चाल सबसे अधिक द्रव में होगा। और द्रव के बाद सबसे अधिक किसमें होगा? ठोस में। और ठोस में ही प्रकाश का चाल सबसे कम होता है, ठीक है। इसलिए मैं ये क्रम को लिखा दिया हूं, ठीक है, ग्रेटर देन लगा के, ठीक है। तो सबसे अधिक प्रकाश का चाल निर्वात में, निर्वात से कम होगा गैस में, गैस से कम होगा द्रव में, द्रव से कम होगा ठोस में। और ठोस में प्रकाश का चाल क्या होता है? सबसे कम होता है प्रकृति में। आशा करते हैं कि ये स्लाइड को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। इससे संबंधित कुछ फैक्ट और भी बचे हैं जिसको हम नोट्स के माध्यम में अगले स्लाइड में बता दूंगा। तब तक इस चीज को आप लोग अपने नोटबुक में सुंदर अक्षरों के साथ नोट कीजिए और इसको याद कर लीजिएगा और बार बार रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए अथवा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे पिछले स्लाइड में कुछ नोट्स लिखाना बच गया था जिसको मैं इस स्लाइड में लिखा दिया हूं। तो पहला नोट्स रहा, विरल माध्यम में प्रकाश का चाल अधिक लेकिन सघन माध्यम में प्रकाश का चाल कम होता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे विरल माध्यम क्या होता है और सघन माध्यम क्या होता है। तो सामान्यतः मैं आपको बताया हूं कि माध्यम तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है ठोस माध्यम, एक होता है द्रव माध्यम और एक होता है गैसीय माध्यम। लेकिन घनत्व के आधार पर पूछा जाए तो घनत्व के आधार पर माध्यम कितने होते हैं? अवस्था के आधार पर माध्यम तीन होते हैं, लेकिन घनत्व के आधार पर माध्यम दो ही प्रकार के होते हैं। एक होते हैं विरल माध्यम और एक होते हैं सघन माध्यम। अब विरल माध्यम क्या होते हैं, सघन माध्यम क्या होते हैं? तो मान लीजिए आप किसी ट्रेन का सफर कर रहे हैं, ठीक है, ट्रेन का सफर कर रहे हैं, ये यहाँ पे आपका सीट है, ठीक है। एक सीट पे मान लीजिए 5 आदमी के बैठने का जगह है, ठीक है। एक सीट में 5 आदमी पर बैठने का जगह है। तो ये हो गया क्या? ये हो गया आपका सीट हो गया और इस पे 5 आदमी के बैठने का जगह है। लेकिन क्या हुआ कि 5 आदमी और आके बैठ गया तो क्या होगा कि आपको बैठने में दिक्कत होने लगा। यानी एक ही कम जगह पे क्या होगा कि आदमी की संख्या बढ़ गया। कम जगह पे क्या हो गया? बैठने वाले आदमी की संख्या बढ़ गया, जिस कारण क्या हो गया कि सब एक दूसरे से क्या सटे हुए और दबे हुए प्रतीत होंगे। तो जब 5 को बैठा हुआ था तो वो क्या हो गया? सीट का माध्यम विरल माध्यम हो गया, बैठने का स्थिति। और जब 10 को हो गया तो वो क्या हो गया? सघन माध्यम। तो इसका सामान्य सा मतलब है कि मान लीजिए, इसका सामान्य सा यही मतलब हुआ कि एक निश्चित क्षेत्र में जब उस पदार्थ का मात्रा बढ़ जाए अथवा उस पदार्थ के मूल कण का मात्रा बढ़ जाए तो उसका क्या कहा जाता है कि उसका घनत्व बढ़ गया है, ठीक है। तो घनत्व वही होता है कि एक जगह मान लीजिए 10 आदमी बैठा हुआ है और 10 में उसी जगह पे आके उसी जगह में 10 को से 20 को हो जाए तो वही होता है उसका घनत्व का बढ़ जाना, ठीक है। तो पदार्थ के मामले में यदि हम चर्चा करें तो प्रत्येक पदार्थ जो होता है कण से बने होते हैं। प्रत्येक पदार्थ मौलिक कण से बने होते हैं, कण से बने होते हैं, ठीक है, अणु से बने होते हैं, परमाणु से बने होते हैं। जब ठोस पदार्थ मान लीजिए जो कण से बने होते हैं, तो ठोस पदार्थ में मान लीजिए अगर ये 50 कण से मिलकर बना हुआ है, अगर वही में यह पदार्थ 100 कण से मिलकर के और सेम ही स्थान पर सेम ही आयतन में 100 कण से 100 कण से मिलकर बन जाए तो क्या कहा जाएगा कि उसका घनत्व क्या हो गया? बढ़ गया, ठीक है। तो घनत्व का सामान्य सा मतलब यही होता है। तो विरल माध्यम में यानी जिस माध्यम का घनत्व कम होता है उसको विरल माध्यम कहते हैं। यहाँ पे परिभाषा मैं दे दिया हूं। और जिस माध्यम का घनत्व अधिक होता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम सघन माध्यम कहते हैं।
और घनत्व का ऐसा मात्रक डेंसिटी, घनत्व का इंग्लिश क्या होता है, डेंसिटी होता है, और घनत्व का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो विरल माध्यम में प्रकाश का चाल अधिक होता है, लेकिन सघन माध्यम में प्रकाश का चाल कम होता है, क्योंकि सघन माध्यम में क्या होता है कि सघन माध्यम का जो पार्टिकल होता है, कण होता है, वह एक दूसरे से काफी सटे सटे महसूस होते हैं, और उसमें होता है अंतराण्विक आकर्षण बल काफी अधिक होता है, इसलिए सघन माध्यम से कोई चीजें बहुत बहुत ही संघर्ष करने के बाद ही बाहर निकल पाता है। ठीक है, तो ये पहला लाइन आप समझ गए होंगे। अब सघन माध्यम और विरल माध्यम का परिभाषा मैं यहाँ पे दूसरा लाइन में लिखा दिया हूँ कि अधिक घनत्व वाले माध्यम को सघन माध्यम कहते हैं, और कम घनत्व वाले माध्यम को हम क्या कहते हैं, विरल माध्यम कहते हैं। अधिक घनत्व वाले माध्यम को सघन माध्यम कहते हैं, और कम घनत्व वाले माध्यम को क्या कहते हैं, विरल माध्यम कहते हैं। ठीक है, अतः अब इस लाइन को दोनों को पढ़ने के बाद एक निष्कर्ष निकलता है कि माध्यम का घनत्व बढ़ने पर प्रकाश का चाल क्या है, घटते जाता है। माध्यम का घनत्व बढ़ने पर प्रकाश का चाल घटते जाता है। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि अगर आप एक ही सीट पर 5 व्यक्ति का सफर करने का सीट है, उसी पर अगर 5 आदमी और बैठ जाए तो क्या होगा कि सफर करना मुश्किल हो जाएगा। फिर अगर 5 आदमी और बैठ जाए उस पर, तो और भी सफर करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो उसी प्रकार है कि माध्यम का यदि घनत्व बढ़ जाए तो फिर बैठने का क्या होगा, जगह कमते जाएगा, यानी प्रकाश जो है उसमें बहुत कम मात्रा में आर पार निकल पाएगा। इसलिए माध्यम का घनत्व बढ़ने के साथ साथ क्या होता है कि प्रकाश का चाल घटते जाती है। ठीक है, माध्यम का घनत्व बढ़ने पर क्या होता है, प्रकाश का चाल घटते जाती है, इस चीज को याद रखिएगा। और यहां से भी आप लोग समझ सकते हैं कि विरल माध्यम में प्रकाश का चाल अधिक होता है, तो विरल माध्यम को हम सघन माध्यम में यदि कन्वर्ट करना चाहते हैं तो विरल माध्यम में उसका क्या होगा, कण को हम बढ़ा देंगे। तो जैसे ही कण को बढ़ा देंगे तो विरल माध्यम क्या हो जाएगा, धीरे धीरे सघन माध्यम में परिवर्तित होते जाएगा, और जैसे जैसे सघन माध्यम परिवर्तित होते जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, प्रकाश का चाल कमते जाएगा। और मैंने इससे पहले स्लाइड में आपको बताया था कि प्रकाश का चाल जो होता है सबसे कम निर्वात में होता है। क्यों होता है, क्योंकि निर्वात में कोई माध्यम ही नहीं है, और जब माध्यम नहीं होगा तो प्रकाश क्या होगा, बिना किसी रुकावट के बहुत तेज भाग जाएगा। और जैसे ही गैस माध्यम में आएगा तो गैस माध्यम में क्या होता है, बहुत सारे गैस के अणु मौजूद होते हैं, कण मौजूद होते हैं, और धूल कण हमारे वातावरण में मौजूद होते हैं। उससे क्या होगा कि प्रकाश क्या होगा, टकराते 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 तब हमारे पास आएगा, जिस कारण क्या होगा कि प्रकाश का चाल रास्ते में ही थोड़ा कम हो जाएगा। और उसके बाद यदि द्रव माध्यम में पहुंचे तो गैस में क्या होता है कि कण थोड़ा कम घनत्व वाले होते हैं, लेकिन जैसे ही द्रव में जाएंगे तो द्रव का घनत्व गैस से ज्यादा होता है, जिस कारण गैस में क्या हो जाएगा, प्रकाश का चाल और कम हो जाएगा। और ठोस में जाया जाए तो ठोस में क्या होता है कि कण का जो है घनत्व होता है सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक घनत्व ठोस का होता है। तो क्या होगा, ठोस में जैसे ही प्रकाश प्रवेश करेगा तो उसका चाल क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। ऐसा माना जाता है कि प्रकाश का चाल जब ठोस में प्रवेश करता है तो उसका क्या हो जाता है कि 50 से 60% क्या होगा, स्पीड कम जाता है। यानी मान लीजिए प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड चलता है, तो जैसे ही ठोस में वह हीरा में प्रवेश करेगा तो उसका कितना हो जाएगा, 1 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, यानी इतना घट जाएगा प्रकाश का चाल। इसलिए ये चीज को याद रखिएगा कि माध्यम का घनत्व बढ़ने पर प्रकाश का चाल घटती जाती है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है और ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला टॉपिक है, इसलिए मैं इसको बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से और विस्तार पूर्वक बता दिया। ठीक है, तो प्रकाश की चाल को अगला नोट्स के बारे में हम चर्चा करते हैं। प्रकाश की चाल को सबसे पहले तो आप लोग ये भी सोचते होंगे कि सर प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है निर्वात में, इसका गणना किसने किया, पहले कोई तो आदमी बैठा ऐसा होगा पृथ्वी पर जो प्रकाश के चाल को गणना किया होगा। तो उसी के बारे में मैं अगली लाइन में नोट में लिखाया हूं कि प्रकाश की चाल को सबसे पहले रोमर नामक वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था। प्रकाश की चाल को सबसे पहले किसने ज्ञात किया था, सबसे पहले किसने निकाला था, तो रोमर नामक वैज्ञानिक ने निकाला था। प्रकाश की चाल को सबसे पहले रोमर नामक वैज्ञानिक ने निकाला था, और कहां पे निकाला था, तो निर्वात में ही निकाला था। कितना निकाला था, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड उन्होंने ही निकाला था। रोमर ने ही बताया था कि निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। इस चीज को याद रखिएगा। अब आप लोग इससे पहले तो मैं आपको बता दिया हूं कि प्रकाश का जो चाल होता है वह प्रकृति में सबसे बड़ा चाल, सबसे अधिक चाल होता है। सबसे अधिक तेज से यदि प्रकृति में कोई चीज दौड़ सकता है तो वह क्या है, वह प्रकाश है। प्रकाश से अधिक तेज कोई नहीं दौड़ सकता है। ठीक है, तो आप लोग ये भी जानते होंगे कि ध्वनि का भी आवाज होता है, बिल्कुल ध्वनि भी तेज, ध्वनि का भी गति होता है। आप लोग सोचते होंगे कहीं बगल का आदमी जो अगर यहाँ पे हम बोल रहे हैं तो हमारे बगल का आदमी जो जितना नजदीक होगा उसको
उतना ही जल्दी हमारा आवाज सुनाई देगा, लेकिन जो जितना दूर होगा उसको उतना ही कम और देरी से आवाज सुनाई देगा। तो आप लोग ये चीज तो समझ गए होंगे कि प्रकृति में प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है, लेकिन ध्वनि का चाल जो होता है वो प्रकृति में प्रकाश के चाल से क्या होता है, कम होता है। ध्वनि का चाल क्या होता है, प्रकृति में प्रकाश की चाल से सदैव कम होता है। आप लोग गांव घर में सुनते होंगे कि ठनका गिर गया, जैसे कि ऊपर में जब बारिश का मौसम होता है तो क्या होता है, बिजली पहले चमचमाता है। आकाश में क्या होता है, बिजली पहले चमचमाता है, और बिजली चमचमाने के बाद क्या होता है कि एक एक आवाज निकलता है। आवाज निकलने के बाद क्या होता है, आदमी उस क्रम में बहुत सारा डर भी जाता है, उसी को ठनका कहते हैं। उसको साइंटिफिक भाषा में क्या कहते हैं, तरित कहते हैं। तरित यानी बिजली गिरना। तो आप लोग देखते होइएगा कि जैसे ही बिजली गिरता है तो पहले उसका प्रकाश दिखता होगा आपको, यानी लाइट दिखता होगा। पहले आकाश चमचमाता होगा, उसके बाद उसका आवाज जो है हमारे कानों तक आता होगा। इस चीज पर आप लोग गौर कीजिएगा। अगर अभी तक गौर नहीं किए होंगे तो अगले आप बारिश का मौसम आने वाला है तो उसमें आप गौर कीजिएगा कि जब भी ठनका गिरने वाला होता है, जब भी बिजली गिरने वाला होता है, तो उससे पहले क्या होगा कि प्रकाश जो है चमचमाएगा आकाश में। क्यों, और प्रकाश क्यों पहले हमको दिख जाता है, तो उसका आवाज बाद में क्यों सुनाई देता है, तो इसका कारण क्या है, तो इसका वेग। क्या है, उसका वेग, उसका चाल, उसका गति। क्योंकि प्रकाश का चाल जो होता है प्रकृति में सबसे अधिक होता है, इसलिए प्रकाश जो है बहुत तेजी से दौड़ करके वह आ जाता है हमारे पास, इसलिए हम सबसे पहले प्रकाश को देखते हैं। और ध्वनि का चाल क्या होता है, कम होता है। ध्वनि का चाल कम होता है, तो प्रकाश के पीछे पीछे ही ध्वनि भी आता है, लेकिन ध्वनि कम चाल से आता है, कम गति से आता है। कम गति से आने के कारण क्या होता है, सबसे पहले हमें बिजली दिखता है और उसके बाद क्या होता है, उसका आवाज सुनाई देता है। ठीक है, तो प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से सदैव अधिक होता है। यही कारण है कि तरित यानी ठनका की चमक, यानी बिजली जो चमचमाती है, उसकी गर्जन, गर्जन मतलब आवाज जो आता है, एक बार बमांग तो जो आवाज निकलता है, तो उसकी जो गर्जन हो गया उससे पूर्व दिखाई देता है। ठीक है, उससे यानी चमक जो है उसकी गर्जन से पूर्व दिखाई देता है। यानी बिजली जो है, इसका सामान्य मतलब है कि बिजली पहले दिखाई देता है और आवाज हमको बाद में सुनाई देता है। इस चीज को याद रखिएगा। और याद रखिएगा, एक नोट और लिख लीजिएगा कि ध्वनि का जो, जैसे प्रकाश का चाल सबसे अधिक कहां होता है, निर्वात में होता है, निर्वात के बाद गैस में होता है। लेकिन 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 याद रखिएगा, ध्वनि का चाल सबसे अधिक होता है क्या चीज में, ठोस में होता है। ध्वनि का चाल सबसे अधिक ठोस में होता है। ध्वनि का चाल सबसे अधिक ठोस में होता है, और ध्वनि का चाल सबसे कम कहां होता है, सबसे कम होता है गैस में होता है। सबसे कम गैस में होता है। निर्वात में ध्वनि तो चलता ही नहीं है, क्योंकि ध्वनि एक ऐसा वेव है जिसको चलने के लिए माध्यम चाहिए। जिसको चलने के लिए क्या चाहिए, माध्यम चाहिए। बिना माध्यम के ध्वनि नहीं चलता है। और देखिए आप लोग चंद्रमा के बारे में जानते होंगे कि चंद्रमा पर कोई भी वातावरण मौजूद नहीं है, वहां पे गैसीय माध्यम मौजूद नहीं है। जैसे हमारे आसपास में वातावरण मौजूद है, गैसीय माध्यम मौजूद है, वहां पे चंद्रमा पर गैसीय माध्यम नहीं पाया जाता है। अंतरिक्ष में गैसीय माध्यम नहीं पाया जाता है, कोई माध्यम नहीं होता है। यही कारण है कि जब आप चंद्रमा पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बात करेंगे तो क्या होगा, एक दूसरे का आवाज दोनों व्यक्ति नहीं सुन पाएंगे। बस मुंह को लिविल लिविल करते हुए, ऐसे मुंह को ऐसे लिप ऊपर 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 नीचे होते हुए आप लोग देख पाइएगा, लेकिन सुन नहीं पाइएगा कि सामने वाला क्या बोल रहा है। लिप, अगर लिप को आप पढ़ पा रहे हैं, यानी उसको ठोर के जो बोलने के तरीका से आप जान पाइएगा कि सामने वाला क्या बोल रहा है, लेकिन सुन नहीं पाइएगा कि सामने वाला क्या बोल रहा है। ठीक है, तो अंतरिक्ष में भी ऐसा ही होता है, क्योंकि वहां पर माध्यम नहीं होता, और चंद्रमा पर भी ऐसा ही होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये स्लाइड जो है आप अच्छे से समझ गए होंगे, और इससे पिछले स्लाइड भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो देख लीजिए और इस चीज को अच्छे से आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। और ठीक है, आज का क्लास यहीं तक, बाकी जय हिंद।